अब हम आज बात करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें जान लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जैसे जो इंग्लिश के टीचर हैं या जो हिंदी के टीचर हैं, ये लोग आपको आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, यस और नो? एक बार मुझे बताइए, पढ़ा रहे हैं ना? ठीक है, तो मैं आपको कॉमन एनसीएफ बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको कॉमन एनसीएफ बताऊंगी, और इसके बाद एक बार लास्ट में ना हम सब्जेक्ट वाइज भी देख लेंगे, जैसे लैंग्वेज आपको कैसे पढ़ानी है, ठीक है, मैथ्स आपको कैसे पढ़ानी है, ये हम, या स्कूल में मैथ्स आप कैसे पढ़ाएंगे, साइंस कैसे पढ़ानी है, एसएसटी कैसे पढ़ानी है, आपका वर्क, आप आर्ट कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भी हम देख लेंगे शॉर्ट में। विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसे होना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि एनसीएफ क्या कहता है। तो एनसीएफ को बच्चे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो एनसीएफ की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एनसीएफ में से आपका 50% पेपर आता है, 50 से 60% भी आ सकता है। परसेंट का मतलब ये समझ रहे हो कि अगर आपका 150 नंबर का पेपर है, तो लगभग 75 से 90 नंबर का पेपर आपका एनसीएफ में से आता है। एनसीएफ में क्या है? एनसीएफ में आपको बताया गया है कि आप बच्चों को कैसे डील करेंगे, प्लस ये बताया गया है कि आप पढ़ाएंगे कैसे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो हर एक सब्जेक्ट में लगभग 15 नंबर की तो पेडागोजी आती ही आती है ना? लेकिन अब इस बार से क्या किया है कि भाई पेडागोजी इंप्रूव मतलब और ज्यादा कर दी है। तो ये मान लो कि अगर आपने एनसीएफ अच्छे से पढ़ लिया है, ये तो मैं मेन मेन पॉइंट्स लेकर आई हूँ। अगर आपने एनसीएफ अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, हालांकि आप बोल रहे हैं कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेन फोकस हमारा क्वेश्चन पे ही रहना चाहिए कि हमारा 30 में से आराम से 28-29 नंबर बन जाए। ठीक है, और ये बन जाएंगे, सिलेबस खत्म होने तक इतना बन जाएंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथनिंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। थोड़ा थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। एनसीएफ 2005 आया क्यों? क्या रीजन थे एनसीएफ 2005 के आने के? तो एनसीएफ 2005 के आने का रीजन ये था कि शिक्षा की जो राष्ट्रीय व्यवस्था है, मतलब नेशनल लेवल पे, भाई हमारा इंडिया क्या है, नेशन है ना, नेशनल लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्या बनाने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, और वो भी किस समाज में? बहुलतावादी समाज। बहुलतावादी समाज का मतलब क्या होता है? जहां पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं एक साथ, जो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग वर्ग से बिलोंग करते हैं। उन सभी के बीच शिक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाना, स्ट्रोंगर बनाने के लिए एनसीएफ 2005 आया। ठीक है, क्योंकि उसने फिर समाज के अकॉर्डिंग, समाज के नीड्स को ध्यान में रखा है और उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें बताई हैं। तो सबसे पहली बात, एनसीएफ आया क्यों? कि शिक्षा की जो राष्ट्रीय व्यवस्था है नेशनल लेवल पे, ऐसा नहीं है कि एनसीएफ सिर्फ दिल्ली में लागू हुआ या लखनऊ में लागू हुआ ना, ये एनसीएफ पूरे नेशन में लागू हुआ है। तो पूरे नेशन में जो राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था थी उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आया। शिक्षा बिना बोझ के, की सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। देखो बच्चे, ये लिखा है पाठ्यचर्या, जिसका मतलब होता है करिकुलम। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दो अलग अलग चीज है। पाठ्यचर्या का मतलब करिकुलम होता है, जिसमें आपका सारा एकेडमिक्स भी आता है, जिसमें आप बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी करते हैं, जिसमें आप अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू सिखाते हैं। पाठ्यचर्या का मतलब सिलेबस से नहीं होता। सिलेबस कितना होता है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो बस उतना सिलेबस होता है। लेकिन पाठ्यचर्या का जो कंसेप्ट है, ये जो टर्म है ना पाठ्यचर्या, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है।
ठीक है। तो एनसीएफ 2005 ने बोला कि शिक्षा जो भी दी जाएगी बच्चों को वो बिना बोझ के दी जाएगी, यानी कि हमें करिकुलम के बोझ को कम करना है। अच्छा, हम करिकुलम के बोझ को कैसे कम कर सकते हैं, हम बच्चों को शिक्षा बिना बोझ के कैसे दे सकते हैं, ये आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है। मैं तो बताऊंगी शिक्षा बिना बोझ के इस शब्द से क्या तात्पर्य है। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस के बच्चे जब भी स्कूल जाते थे, आपने देखा इतने बड़े बड़े इतने भारी भारी बैग लेकर जाते थे, और वहां पर क्या चलता था, बच्चों को सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब था। अगर मैं एनसीएफ 2005 के पहले की बात करूं तो सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब था। एनसीएफ 2005 ने जो हमारी एजुकेशन है उसे चाइल्ड सेंटर्ड बनाया है। एनसीएफ 2005 से पहले जो हमारी एजुकेशन थी वो सब्जेक्ट सेंटर्ड थी, और सब्जेक्ट सेंटर्ड से पहले जो हमारी एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड थी। अगर मैं थोड़ा टाइम पहले की बात करूं, मतलब जब वेदों वगैरह का टाइम था, तब आपने जाना होगा वहां पे वो होती थी गुरुकुल वगैरह, आपने देखे होंगे। तो वहां मतलब सुने होंगे, देखे क्या होंगे, आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो आपने देखा था कि वहां पे जो भी सर्वे सर्वा होता था वो टीचर होता था, है ना। टीचर ही बच्चों को डांट के प्यार से मार के सब सिखाता था, और वो टीचर पे डिपेंड करता था कि उसे क्या पढ़ाना है। ठीक है। ना बच्चों की रुचि देखी जाती थी, ना बच्चों की आवश्यकताएं देखी जाती थी, कुछ भी नहीं देखा जाता था। पुराने टाइम की बात करें, अगर टीचर ने कह दिया पास है तो पास है, टीचर ने कह दिया फेल है तो फेल है। फिर धीरे धीरे एक सिस्टम आया सब्जेक्ट सेंटर्ड, जहां पर इस बात पर बल दिया गया, इस बात पर फोकस किया गया कि ये जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम इस सब्जेक्ट को बच्चे को कंप्लीट करा दे, घोट के पिला दे कि ये साइंस है, ये इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इतने चैप्टर आपको आने चाहिए, ये मैथ है, इतना आपको आना चाहिए। लेकिन एनसीएफ 2005 के बाद से जो हमारी एजुकेशन हुई, जो थोड़ा सा चेंजेस आए, वो क्या है, हमारी एजुकेशन अब हुई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और इसमें ये बोला गया कि शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो बच्चे को सिखाएंगे ना, वो बुक से नहीं, बुक केवल एक रिसोर्स रहेगा। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि बुक साधन है, मतलब पाठ्य पुस्तक आपकी साधन है या साध्य है, इस तरीके का क्वेश्चन देखा होगा। तो पाठ्य पुस्तक, ये जो बुक्स होती हैं, ये केवल और केवल रिसोर्सेज है, साधन है। ठीक है, आप इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको जो शिक्षा देनी है बिना बोझ के देनी है। बिना बोझ के का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो भी बच्चों को सिखाओगे एक्टिविटीज के थ्रू सिखाओगे, और एक्टिविटीज में किसी बुक की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये किस चीज पर बल दे रहा है कि शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के का मतलब है कि आप बच्चे को जो भी पढ़ाएंगे वो बुक से पढ़ाएंगे, वो सॉरी एक्टिविटीज से पढ़ाएंगे। बुक एक साधन मात्र है, साधन मतलब रिसोर्स। एक शब्द होता है बच्चे आपका साधन, एक शब्द होता है आपका साध्य। साध्य का मतलब किससे होता है, साध्य का मतलब होता है एम एंड ऑब्जेक्टिव से। तो बुक को कंप्लीट कराना हमारा एम तो नहीं है ना। हमारा बुक को कंप्लीट कराने का एम तब होता जब हमारी एजुकेशन सब्जेक्ट सेंटर्ड होती। अब हमारी एजुकेशन सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं है, अब हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करें। तो यहाँ पर बुक सिर्फ सिर्फ एकमात्र साधन है, यानी कि रिसोर्स। हमें जो भी बच्चे को सिखाना है वो एक्टिविटीज के थ्रू सिखाना है, या बच्चा करके सीखने पर जो हमारे मेथड होता है करके बच्चे को सिखाना है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है एनसीएफ का, साधन साध्य संसाधन। साधन और संसाधन लगभग एक ही चीज होती है। साध्य होता है हमारा एम। ठीक है, साधन और संसाधन एक ही चीज होती है, साध्य होता है हमारा एम, उद्देश्य, एक का एम या ऑब्जेक्टिव्स जो आप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है पाठ्यचर्या सुधार से सुसंगत व्यवस्थागत परिवर्तन कर। मतलब एनसीएफ 2005 ने क्या बोला कि हमें अपने करिकुलम में चेंज करने की जरूरत है, जिसमें हम अपनी व्यवस्थागत, ठीक है, जो अपना सिस्टम है उसमें थोड़े से चेंज करें, उसे अच्छा बनाए।
सुसंगत बनाए, यानी कि अच्छा बनाए, सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग हो, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर कुछ करिकुलम में चेंज करने की भी बात की गई है एनसीएफ 2005 में। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीएफ 2005 कहता है कि संविधान में उल्लिखित मूल्यों जैसे सामाजिक न्याय, समता एवं धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या का अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि हमारे करिकुलम में ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए, ऐसे क्या कहते हैं, तरीके होने चाहिए जिसमें हम बच्चे को या बच्चे के अंदर जो सोशल वैल्यूज है, कैसी सोशल वैल्यूज, सामाजिक न्याय, समता मतलब समानता, और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जो किसी भी धर्म को तवज्जो नहीं देता या किसी भी धर्म को नहीं मानता। ऐसी पाठ्यचर्या का हम बच्चे को अभ्यास कराएं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को इनिशियल पीरियड में, शुरुआती दौर में ही अगर हम बच्चे में सोशल वैल्यूज डेवलप करेंगे तो हमें आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। एनसीएफ कभी नहीं कहता कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए, नहीं, वो ये कहता है कि मुझे एक ऐसा नागरिक चाहिए समाज के लिए। वो बच्चा नहीं कहता, वो कहता है मुझे एक ऐसा नागरिक चाहिए समाज के लिए जिसमें सोशल वैल्यूज हों, ठीक है, जिसमें सामाजिक मूल्य हो। कैसे सामाजिक मूल्य? जो सामाजिक न्याय कर सके, जो समानता जैसी चीजों को समझ सके, जो धर्म निरपेक्षता के जो कंसेप्ट है उसको वो पता हो। इसलिए आप ये देखो, स्कूल में ये बड़ी छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू कराया जाता है। स्कूल में आपने क्या देखा है कि कोई भी स्कूल हो उसमें हर तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। क्यों? धर्मनिरपेक्षता की वजह से, कि बच्चों को ये ना लगे कि हाँ हम किसी पर्टिकुलर धर्म को ज्यादा मानते हैं या ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है जहां पर किसी भी धर्म को ना माना जाए, किसी भी धर्म को इंपॉर्टेंस ना दी जाए, सारे धर्म बराबर, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को समानता के अधिकार दिए जाते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करो। इंक्लूसिव एजुकेशन सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। ये बच्चा इनिशियल पीरियड पे ही तो देखता है, तभी तो उसके अंदर समानता जैसे गुण विकसित होते हैं, मूल्य विकसित होते हैं। प्लस सामाजिक न्याय, आपने देखा होगा कि स्कूल में अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो उसे दंड मिलता है, गलत काम करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, और अच्छा काम करता है तो उसे मौखिक तौर पर ही सही लेकिन एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये क्या है? ये सामाजिक न्याय। ऐसे वैल्यूज हमें बच्चे में डेवलप करनी है, और इन वैल्यूज को हम करिकुलम के थ्रू ही बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 ही कहता है कि हमारे करिकुलम में जो चेंज हुआ है उसमें चेंज और भी लाने की जरूरत है। उसमें ये जो हमारे करिकुलम है उसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने की जरूरत है, इन सारे पॉइंट्स पर अभ्यास कराना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी चीजें चलती हैं वो अकॉर्डिंग टू संविधान ही चलती हैं। झूठ बोला, डांट पड़ी, अच्छा काम किया, एप्रिसिएशन मिला, तालियां बजी, सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं उसी तरीके से मनाते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे स्कूल लेवल पे होते हैं। तो अभी अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि बच्चों को जानकारी देने के लिए सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स। अभी तक आपको यही लगता होगा कि बच्चों को जानकारी देने के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो जानकारी तो हम वैसे भी दे सकते हैं उन्हें। हम ये दिखाते हैं कि हमारे लिए सारे त्योहार एक जैसे हैं, सारे धर्म एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी धर्म की इंपॉर्टेंस है। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपने नहीं देखा होगा। देखो, प्राइवेट स्कूल की मैं बात नहीं करती, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कई बार क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, वो अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ज्यादातर, और जनरली नहीं करते, ठीक है। लेकिन हम जो बात करते हैं वो ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल को देख के बात करते हैं। आगे चलते हैं। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, ensuring क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। एनसीएफ ये कहता है बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाएगी वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बल्क में सिलेबस लेके जा रहे हैं, हमने सारा समझा दिया, बच्चे को कुछ समझ आया नहीं आया इससे हमें कोई मतलब ही, ऐसा नहीं है। बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे।
क्योंकि एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं होता, आपने कई जगह पे भी सुना होगा, एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कितना ज्ञान है। एजुकेटेड होने का मतलब ये होता है कि आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपका किस तरीके का आचरण है समाज में, आप कितने ज्यादा एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सारी चीजें आती है ना एजुकेशन में। तो बच्चों को जो एजुकेशन देनी है वो कैसे देनी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है। ऐसे नागरिक वर्ण का निर्माण, फिर से देखो एनसीएफ ने बच्चों के लिए नागरिक वर्ग बोला है कि ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण जो लोकतांत्रिक व्यवहारों, मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हो, लैंगिक न्याय के प्रति, अनुसूचित जातियों जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। मतलब एनसीएफ ये कहता है कि हमें करिकुलम के थ्रू, पाठ्यचर्या के थ्रू ऐसे नागरिक वर्ण का निर्माण करना है, ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना है जो लोकतंत्र के व्यवहार तथा मूल्यों के प्रति कटिबद्ध। लोकतंत्र समाज के जो नियम है, कानून है, जो मूल्य हैं सामाजिक, उनके प्रति कटिबद्ध हो। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में कोई भी रूल एंड रेगुलेशन तोड़ने की कोशिश ना करे। ठीक है। प्लस जो उसके अंदर सोशल वैल्यूज डाली गई है वो उनको फॉलो करे। तो एनसीएफ को क्या चाहिए, ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना है अपने करिकुलम के थ्रू जो लोकतांत्रिक व्यवहार, जितने भी लोकतांत्रिक, तभी देखो क्लास में अगर मॉनिटर भी खड़ा किया जाता है तो कैसे किया जाता है। हाँ बताओ किन किन बच्चों को मॉनिटर बनना है, ठीक है आ जाओ। अच्छा इसके लिए कितनी वोटिंग है, इसके लिए कितनी वोटिंग है, इसके लिए कितनी वोटिंग है, होता है ना। क्या है, इसी तरीके से तो चुनाव लड़ते हैं। तो वो छोटे लेवल पे हो रहा है ना। बच्चे को कुछ सोशल वैल्यूज सिखाई जाती है, बच्चे के अंदर कुछ सोशल वैल्यूज डाली जाती है, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, बहुत सारी सोशल वैल्यूज होती हैं। तो उनके प्रति कटिबद्ध हो, मतलब किसी कोई भी सिचुएशन आ जाए वो नियमों का पालन करे, नियमों का उल्लंघन ना करे। इसके अलावा लैंगिक न्याय के प्रति, लैंगिक न्याय क्या, कि दोनों के लिए, हालांकि क्या है, दोनों के लिए न्याय एक जैसा होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम लिंग की दृष्टि से देखें तो न्याय के वक्त लड़कियों को थोड़ी सी छूट दे दी जाती है। अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो उनको थोड़ी सी छूट दे दी जाती है ना, या थोड़ी सी कम सजा दी जाती है, या थोड़े बहुत जो कानून है वो लड़के लड़कियों के लिए थोड़े बहुत अलग है। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करे, उसका विरोध ना करे, उस चीज को अंडरस्टैंड करे कि ठीक है अगर इनको दिया गया है थोड़ा बहुत छूट जो दी गई है तो वो कुछ सोच समझ के दी गई हो, कि उस चीज को अंडरस्टैंड करे। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, ये एससी एसटी जो लोग होते हैं, ठीक है, इनको एससी और इनको एसटी बोलते हैं, तो उनके प्रति संवेदनशील हो। आपने देखा होगा कि जनरली एससी एसटी को क्या है, रिजर्वेशन है ना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका विरोध करते, नहीं हमको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है, हम सब तो बराबर हैं। बट नहीं, यहाँ पर उसको, बच्चे को संवेदनशील बनाना है कि बेटा अगर मान लो काफी साल पहले उनके ऊपर कुछ भी हुआ, कोई भी टॉर्चर, अगर आप इतिहास पढ़े तो आप देखते हैं कि उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो उन्हें आगे लाने के लिए क्या दिया गया, उन्हें आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। तो आप ये बच्चे को समझाइए कि बेटा ये इनको आगे लाने के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कुछ लोग होते हैं हीन भावना से देखते, तो नहीं, उन्हें समझाओ कि ये सब बराबर है। तो ऐसी चीजों के प्रति बच्चे को संवेदनशील बनाना है, ना कि विद्रोही बनाना है। प्लस जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी समस्याओं के प्रति बच्चा संवेदनशील हो। ऐसा ना हो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मान लो फिजिकली हैंडीकैप है या मेंटली हैंडीकैप है, तो बच्चा उसका मजाक उड़ा रहा है। नहीं नहीं नहीं, बच्चे के अंदर ऐसी वैल्यूज डेवलप करनी है कि बच्चा उसके प्रति संवेदनशील हो, उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करे,
उनकी हेल्प करने की कोशिश करे, तथा उसमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो। मतलब उसमें ऐसी वैल्यूज डेवलप करनी है कि वो राजनीतिक तौर पर भी भाग ले सके एक समाज में, और आर्थिक प्रक्रियाओं में भी भाग ले सके। आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अर्न कर सके, कहीं जॉब नहीं मिली तो कुछ ना कुछ खुद का स्टार्ट करके आर्थिक प्रक्रिया में ही भाग लेगा। भाई कमाएगा, खर्च करेगा, क्या है, आर्थिक प्रक्रिया ही तो है। तो देखो, एक पॉइंट में कितने सारे पॉइंट इंक्लूड करती है इन्होंने। तो एनसीएफ ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है इस चीज से। उसको सिर्फ कंप्यूटर जैसे बच्चे नहीं चाहिए, यहाँ भाई मैथ्स भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंग्लिश भी बहुत अच्छे से, एसएसटी साइंस ये सब बहुत परफेक्ट होना चाहिए, नहीं। वो ये कहता है कि मुझे ऐसा नागरिक चाहिए, एक ऐसा नागरिक वर्ग चाहिए जो लोकतांत्रिक व्यवहारों को जानता हो, उनके मूल्यों के, लोकतंत्र या संविधान या सामाजिक मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हो, लैंगिक न्याय के प्रति, अनुसूचित जाति जनजाति, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील, और उसमें ऐसी क्षमता हो, ऐसे गुण विकसित किए जाएं कि वो राजनैतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में भी भाग ले सके आगे चलकर, क्योंकि आज का बच्चा कल का नेता है। तो लीडरशिप के गुण भी आपको क्या करने हैं, बच्चे के अंदर डेवलप करने हैं। नेतृत्व के गुण कहते हैं हिंदी में उसके, लीडरशिप की क्वालिटी, नेतृत्व के गुण। कोई डाउट यहां तक समझ में आ रहा है? तो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। एसएसटी अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप ये देख रहे होंगे कि इस पैराग्राफ से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आपका क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, शिक्षा बिना बोझ के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट? अरे कंफर्म तो करो, हो भी क्लास में। चलो आगे चलते हैं। सीखना और ज्ञान। अब बात करते हैं कि आप बच्चे को सिखाएंगे कैसे या उसे ज्ञान कैसे प्रदान करेंगे। ठीक है, अध्यापन और अध्ययन संबंधी हमारी समझ का पुनः अभिमुखीकरण। ये अध्यापन और अध्ययन का मतलब है टीचिंग लर्निंग। अध्यापन है टीचिंग और अध्ययन है लर्निंग। ये क्या हुआ, एक मिनट रुकना। एक तो तुम्हारा चैट सेक्शन गायब हो गया, एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है? हाँ ठीक है, अब दिख रही है ना? हाँ। तो अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। तो अध्यापन और अध्ययन संबंधी हमारी समझ का पुनः अभिमुखीकरण मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस चलती आ रही है उसमें दोबारा से सोचने या चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, एनसीएफ 2005 ये कहता है दोबारा से सोचने और चेंज करने की जरूरत है। क्या क्या सोचने और क्या क्या चेंज करने की जरूरत है वो अब आगे है। विद्यार्थियों के विकास एवं अधिगम के संबंध में सर्वांगीण दृष्टिकोण एनसीएफ 2005 में आया था। ठीक है, तो उस वक्त जो एजुकेशन थी वो कैसी थी, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं थी। ठीक है, तो वहां पर हम जो भी थे हम पुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा बल देते थे कि हम बच्चे को बुकिश नॉलेज दे दें, सारा सब्जेक्ट कवर कर दे। तो उसने बोला कि अब जो हमें शिक्षा देनी है वो किस तरीके की शिक्षा देनी है, जिसमें जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखता है, सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखेगा। ठीक है, ना कि पर्टिकुलर किसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखेगा, बल्कि सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर हमें अपना दृष्टिकोण बनाना है। मतलब जो भी एजुकेशन हमें बच्चे को देनी है वो इस तरीके से देनी है जिसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, सिर्फ
उसे नॉलेज ही ना मिले, बाकी सभी तरीके का डेवलपमेंट उसका हो। कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना, समावेशी मतलब इंक्लूसिव। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, सभी प्रकार के बच्चों के लिए एक जैसा समावेशी वातावरण आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं आप उन्हें अलग पढ़ाएं, सामान्य बच्चों को अलग पढ़ाएं, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाएं। नहीं, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना है, यानी कि सभी बच्चे एक ही क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, जिस जिस चीज की जरूरत है उन उन शिक्षण सहायक सामग्रियों का आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन समावेशी वातावरण का मतलब है सारे बच्चे एक ही क्लास में। ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को बढ़ावा देना है कि बच्चे पार्टिसिपेट करें। अगर कोई बच्चा रचनात्मक कार्य करता है, ठीक है, कुछ क्रिएटिव करता है, तो उसकी क्रिएटिविटी को भी आपको बढ़ावा देना है। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी जब उसकी बाहर निकल कर आएगी, ऐसे ही नए नए आविष्कार नहीं हुए हैं। ठीक है, ये आविष्कार जो आप कूलर पंखे इन सारी चीजों में बैठे हो, ये भी किसी ना किसी की क्रिएटिविटी है। अगर उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता, वहीं पे दबा दिया जाता, तो क्या आज इतनी सुविधाएं होती? नहीं। तो जब भी हम बच्चे का ज्ञान निर्माण कर रहे हैं, बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा 100% पार्टिसिपेट करे, हर बार पार्टिसिपेट करे और हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे। इसके साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी होगी ना किसी भी बच्चे में, ऐसा तो है नहीं कि किसी में कुछ क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती। तो जो भी क्रिएटिविटी है उसे फाइंड आउट करो, और फाइंड आउट करने के बाद उसको बढ़ावा दो कि हाँ भाई शाबाश, बहुत अच्छा, चलो और कुछ ऐसा करके दिखाओ, इस तरीके से कुछ इंप्रूव करके देखो। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर, प्रयोगात्मक माध्यमों द्वारा सक्रिय शिक्षण मतलब जो भी सिखाओ वो प्रैक्टिकली सिखाओ, प्रैक्टिकल करके, एक्टिविटीज के थ्रू सिखाओ, लर्निंग बाय डूइंग। इससे क्या होता है? सक्रिय शिक्षण होता है ये। यहाँ पर बच्चा पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, टीचर तो इन्वॉल्व होता ही है, बच्चा भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है। तो बच्चे को जो भी सिखाओ वो प्रयोगात्मक माध्यम, यानी कि आप उसे प्रैक्टिकल के तरीके से सिखाओ, एक्टिविटीज के थ्रू सिखाओ। ठीक है, क्यों बोला मैंने ऐसे कि आप एक्टिविटीज प्रैक्टिकल करके दिखाओ? देखो एक बात ध्यान रखना, किसी भी कार्य में, जितनी ज्यादा किसी भी शिक्षण कार्य में, किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जितनी ज्यादा हमारे ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है हमारी? सेंसेस कितनी है? कितनी सेंसेस है भाई? नहीं पता? 5। कौन कौन सी? हिंदी मीडियम वाले बच्चों का हो? जवाब दो मुझे, कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे? फटाफट से जवाब दे दो। अगर ये भी नहीं आता तो फिर क्या आता है? फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन, मेरे ख्याल से फर्स्ट से भी नीचे केजी का क्वेश्चन होगा। आईज, ईयर, नोज, हाँ, माउथ। हाँ, एकता बताओ, एकता आप बताओ। हाँ, आंख, कान, नाक, जीभ, टंग होती है, माउथ नहीं होती, और हमारी स्किन यानी कि त्वचा। तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में जितने ज्यादा सेंसेस का प्रयोग होगा, जितने ज्यादा ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग होगा, वो उतना ज्यादा बच्चे के मेमोरी में रह जाएगा, लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रह जाएगा। आपको याद होगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि आपने कितने प्रैक्टिकल्स स्कूल में किए हैं। ठीक है, कितने प्रैक्टिकल्स आपने स्कूल में किए हैं आपको बहुत अच्छे से याद होगा। क्यों याद होगा? क्योंकि आपने वहां पर ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया, टच करके भी देखा होगा। कैसे पता होता है फूल सॉफ्ट है? आपको ये लगता है ना, बड़ा फूल तो बड़ा कोमल होता है। क्यों कोमल होता है? आपने उसे टच किया है, वो जो टच किया आपने, वो एहसास आप अभी तक भूले हो?
अगर मैं आपको सिर्फ रटवाती, मैंने आपको रटवा दिया कि फूल बहुत सॉफ्ट होता है, फूल बहुत सॉफ्ट होता है, फूल बहुत सॉफ्ट होता है, कितने दिन याद रखते? मैं कहती हूँ कितने साल तक याद रखते हैं, बताओ मुझे। हम्म, कितने दिन याद रखते? भूल जाते, जैसे और चीजें भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना टच किया है ना देखा है, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन फूल सॉफ्ट होता है, याद क्यों है? क्योंकि आपने उसे टच किया है, उसे फील किया है। तो ये चीज रटने की भी नहीं है, इसलिए बोला है कि प्रयोग के माध्यम से बच्चे को सिखाओ, वहां उसे याद करने और रटने की जरूरत ही नहीं है। और एनसीएफ तो रटंत विद्या पर बल ही नहीं देता, तो मना करता है कि किसी भी चीज को रटवाना या याद करवाना नहीं है। नेक्स्ट, समझ में आया? इन सारी चीजों को एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो, इन सारी चीजों को इसलिए पढ़ो कि तुम्हें एक अच्छा टीचर बनना है। जब ये सारी चीजें अपने अंदर आत्मसात कर लोगे ना, अप्लाई कर लोगे, ऑटोमेटिकली पेडागोजी क्वेश्चन सही होंगे। हम्म, चलो, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, पाठ्यचर्या की प्रक्रियाओं में बच्चों की सोच, जिज्ञासा और प्रश्नों के लिए पर्याप्त स्थान। मतलब हमारा करिकुलम ऐसा हो जहां पर बच्चे की जो बच्चे की जिज्ञासा बढ़ाए। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जो बच्चे की जानने की इच्छा बढ़ाए, जो बच्चे की सोच का विकास करे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। आपने एनसीईआरटी की बुक्स देखी है? आपने एनसीईआरटी की बुक्स में देखा होगा, छोटे छोटे कार्टून बने रहते हैं ऐसे साइड में, कोई इधर कोने में खड़ा है लेके, कोई इधर कोने में खड़ा है, क्यों? और उसमें क्या लिखा रहता है? अगर क्या कहते हैं, अगर नादिरा को वोट डालने के लिए नहीं कहा गया या वोट डालने का मौका नहीं मिला तो क्या होगा? है ना, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, कि अगर उसके पापा को फल सस्ते नहीं मिले तो क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन मेंशन होते हैं ना। तो वो क्वेश्चन क्यों मेंशन होते हैं? वो क्वेश्चन इसलिए मेंशन होते हैं कि अगर बच्चे के दिमाग में नहीं भी आ रहा है, अगर बच्चे के दिमाग में नहीं भी आ रहा है तो भी वो पढ़ के सोचे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। यानी कि हमने उसके सोच का विकास किया, प्लस हम जिज्ञासा बढ़ाएं। देखो, एक जिज्ञासा बढ़ाने का काम टीचर करती है और एक जिज्ञासा बढ़ाने का काम करिकुलम भी करता है। ये जिज्ञासा ही तो है कि क्यों होगा, पहले वो बच्चा सोचेगा, जब उसे आंसर नहीं मिलेगा तो मैडम से पूछेगा, मैडम बोलेगी हाँ मैं इसका आंसर ना आपको कल दूंगी। अब जानने की इच्छा बढ़ गई ना। तो करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए जो बच्चे में सोच का विकास करे, ठीक है, और बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करे कि बच्चा जानने के लिए रेडी है, मतलब मुझे जानना है। ऐसे प्रश्न होने चाहिए, और आपने देखा ऐसे प्रश्न हैं, टीचर भी पूछे बच्चों से। नेक्स्ट, ज्ञान को अनुशासित सीमाओं के पार जोड़ते हुए ज्ञान के अंतर्दृष्टिपूर्ण निर्माण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना। मतलब ज्ञान की जो अनुशासित सीमाएं हैं उसको जोड़ना है। कुछ सीमाएं हमने बना रखी है कि हाँ भाई इस लेवल पे हमें इतना ही पढ़ाना है, ठीक है। उन सीमाओं को फॉलो करते हुए, उन लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए हमें बच्चे में ज्ञान के अंतर्दृष्टिपूर्ण निर्माण करना है। मतलब इस तरीके से बच्चे को वो ज्ञान देना है कि बच्चे का इन अंदर से डेवलपमेंट, अंदर से उसकी सोच विकसित, ठीक है। तो पर्टिकुलर ज्ञान की सीमाएं होती है, आपको पता है कि थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में हमें इतना ही पढ़ाना है। उतना ही पढ़ाकर हम बच्चे में क्या करें? अंतर्दृष्टिपूर्ण निर्माण करें। मतलब उसका एक तरीके से इनर डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, जो उसके व्यक्तित्व में आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब इस पेज से अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि आप बच्चे को कैसे कैसे सिखाएंगे। देखो, दो तीन चीजें यहाँ पर बताई हैं कि जो भी हम बच्चे को सिखाएंगे उसमें हम सिर्फ एक एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे, हमें बच्चे के हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। तो विकास को जब हम देखेंगे तो सर्वांगीण दृष्टिकोण के द्वारा ही देखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हमें जो भी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना है।
समावेशी वातावरण का मतलब ये है कि सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक ही साथ एक समान अवसर उपलब्ध कराने हैं। ठीक है, उनके पार्टिसिपेशन को और उनमें जो रचनात्मकता है उसको बढ़ावा देना है, प्रयोग के माध्यम से सिखाना है, एक्टिविटीज के थ्रू सिखाना है। ऐसे प्रश्न होने चाहिए हमारे करिकुलम, या ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए जिसमें बच्चे की सोच का विकास किया जाए, उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, प्लस ज्ञान को उस पर्टिकुलर क्लास की सीमाओं से जोड़ते हुए हमें बच्चे का इनर डेवलपमेंट करना है, मतलब अंदर से उस चीज को उसके प्रति अवेयर कर देना है कि वो रटे ना, उस सारी चीजों को प्रैक्टिकली करके अनुभव कर सके। ठीक है, समझ सके। और जब किसी भी चीज को समझ लेगा, अनुभव कर लेगा, तो ओवरऑल सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे ही सीख लेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ी से इसकी जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट है, बट हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है यहाँ पे जो जिससे क्वेश्चन नहीं बनता, या जो पॉइंट्स मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे क्वेश्चन नहीं बनता? हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। बस कहीं एसएसटी में देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं मैथ्स में देखने को मिल जाएगा, कहीं जनरल देखने के लिए मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। विद्यार्थियों की, मनस्वी बताया तो लास्ट वाला पॉइंट, ज्ञान को अनुशासनिक सीमाएं। ठीक है, जो हमारी सीमा है, शासन के द्वारा जो हमारी सीमाएं निर्धारित की गई हैं कि आप थर्ड क्लास के बच्चे को इतना पढ़ाएंगे, फोर्थ क्लास के बच्चे को इतना पढ़ाएंगे और फिफ्थ क्लास के बच्चे को इतना पढ़ाएंगे। ठीक है, उन सीमाओं के पार जोड़ते हुए ज्ञान के अंतर्दृष्टिपूर्ण निर्माण के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना, इसी ज्ञान के माध्यम से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश करना। ठीक है, इनर डेवलपमेंट बोलो या ओवरऑल डेवलपमेंट बोलो, एक ही बात। ठीक है, समझ में आया मनस्वी? जिसमें बच्चा सोच समझ सके। ठीक है, उसी के माध्यम से जैसे हम क्या करते हैं, भले हम टू का टेबल सिखा रहे हैं लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से हम उसे सिखा देते हैं कि आगे चल के उसे उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम क्या सीमाओं में बंध गए ना कि हमें बस टू तक का टेबल सिखाना है, लेकिन हम उसे इस तरीके से सिखा दें कि उससे रिलेटेड कुछ भी आए उसके सामने तो वो उसको अच्छे से सॉर्ट आउट या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, चाहे अपने दैनिक जीवन में हो, चाहे अपनी क्लास में हो, कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यार्थियों की सहभागिता के क्षेत्र अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श आदि भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी की ज्ञान की विषय वस्तु। एनसीएफ कहता है जितनी इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है ना, हमारा टॉपिक है, हमारा कंटेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है अवलोकन, कि बच्चे में अवलोकन के गुण हो, ऑब्जर्विंग पावर हम डेवलप कर पाए, बच्चे में एक्सप्लोरिंग क्वालिटी हो, मतलब बच्चा क्या कर पाए, चीजों को देखकर विश्लेषण कर पाए कि हाँ ये ठीक है, गलत है, या टुकड़ों में विभाजित कर पाए। बेसिकली विश्लेषण का मतलब होता है डिस्कवरिंग, बच्चा नई चीजों की खोज कर पाए। एनालाइजिंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, एनालाइजिंग का मतलब होता है विश्लेषणात्मक। ठीक है, जहां पर बच्चा एनालाइज कर पाए चीजों को, विमर्श कर पाए, सोच पाए। तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें कंटेंट ही नहीं पढ़ाना है बच्चे को, हमें बच्चे के अंदर अवलोकन के गुण विकसित करने हैं, ऑब्जर्व करता है। जैसे एक टीचर बता रही है, देखो बेटा इसे फील करो, इसे ऑब्जर्व करो, ये किस तरीके से पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, इसे ऑब्जर्व करो, तो वो ऑब्जर्व कर पाए। अन्वेषण का मतलब होता है किसी भी चीज की खोज कर पाए, इसलिए हम उसे क्या देते हैं, हम उसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ अपनी तरफ से डिस्कवर करे, इन्वेंशन करे। ठीक है, विश्लेषणात्मक सोच को हमें बच्चे में डेवलप करना है कि वो हर एक चीज के प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बता पाए। वो तभी तो बता पाएगा जब वो उन चीजों को एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा। इसके अलावा बच्चे के अंदर विमर्श के गुण हो। विमर्श का मतलब क्या है,
थिंकिंग, तर्क के साथ चिंतन कर पाए, थिंकिंग कर पाए। समझ में आया? ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट पढ़ाना है। अदरवाइज बच्चे क्या होंगे, सिर्फ ज्ञान की मूर्ति बन के रह जाएंगे। ना तो वो विश्लेषण कर सकते, ना ही नई चीज की खोज कर सकते, अन्वेषण कर सकते, और ना ही फिर किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते। सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ पर विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य को विकसित करने वाली प्रक्रियाओं को पाठ्यचर्या में स्थान देने की आवश्यकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक को ध्यान में रखते हुए विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि जहां पर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, जो अपना दृष्टिकोण है, जो विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य है, उसको विकसित किया जा सके कि सामाजिक और सांस्कृतिक सत्य क्या है इसके पीछे। अगर कुछ कल्चरल चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी ने बनाए हैं, तो उसके पीछे यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, कि ऐसा क्यों बनाया है। समाज ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उसके पीछे सत्य क्या है, रीजन क्या है कि वो क्यों बनाया है। ठीक है, और अगर गलत है, कोई भी चीज अगर गलत है, तो उस चीज का भी विकास करना है कि बच्चा उस सही चीज को भी समझे और गलत चीज को भी बोले कि हाँ ये गलत है। सही गलत तभी पता कर सकता है वो जब उसे उसके बारे में नॉलेज हो। कोई भी चीज को आप सही गलत तभी बता सकते हैं जब आपको उसके बारे में नॉलेज है। तो विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य को विकसित करने वाली प्रक्रियाओं को पाठ्यचर्या में स्थान देने की जरूरत है, और पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ग्रहण पड़ता है ना। हमारा समाज, हमारी संस्कृति क्या कहता है कि ग्रहण पड़ रहा है, बाहर नहीं जाओ, है ना। पशुओं के सींग लाल कर दिए जाते हैं, काले कर दिए जाते हैं, बेसिकली काले नहीं लाल कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? कि नहीं तुम्हारे साथ ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। धर्म से जोड़ दिया है, संस्कृति से, समाज से जोड़ दिया है। लेकिन उसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या होता है कि ऐसी किरणें निकलती है जो हार्मफुल होती है। इसलिए तो यहाँ पर हमें बच्चे में इस तरीके की क्रिटिकल जो दृष्टिकोण है, परिप्रेक्ष्य है, उसको विकसित करना है कि बच्चा समझ पाए कि हाँ इसके पीछे ये रीजन है। इसलिए इस चीज को इससे जोड़ के, अगर ये बात हमें नहीं पढ़ाई गई होती स्कूल में, तो हम भी आपको कैसे बताते। और आपको अगर पता है तो आप भी तो अपने स्टूडेंट्स को बताओगे। आपको नहीं पता होती तो भी आप ही बोलते कि नहीं नहीं भगवान जी आते हैं और ऐसा करते। तो समाज और संस्कृति के प्रति जो भी प्लस माइनस है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके दृष्टिकोण को बच्चे के अंदर विकसित करना है कि बच्चा इस चीज को एनालाइज कर सके, इसके बारे में सोच सके कि हाँ क्या ठीक है क्या गलत है। तो उन सारी चीजों को भी पाठ्यचर्या में स्थान देने की आवश्यकता है। प्लस इसका एक और मतलब है कि अलग अलग समाज और अलग अलग संस्कृति से बच्चे को क्या कहते हैं, अवगत कराना है, बोध कराना है। अलग अलग समाज, अलग अलग संस्कृति से, जिससे कि वो अलग अलग सोसाइटी के बारे में जान सके, उसके कल्चर के बारे में जान सके। अदरवाइज कैसे पता कर पाएगा? ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। स्थानीय ज्ञान एवं बच्चों के अनुभव पाठ्य पुस्तकों और अध्यापन प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण अंग हैं। यानी कि ये कह रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे के दैनिक जीवन, डेली लाइफ को और उनके एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करना है। बहुत सिंपल शब्दों में बस यही मतलब है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए जो उनके डेली लाइफ से रिलेट करे, जहां पर आप उनके एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करें। स्थानीय ज्ञान यानी कि डेली लाइफ में जो भी होगा, प्लस बच्चों के अनुभव, जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको पाठ्य पुस्तक और अध्यापन प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण अंग है। मतलब ये आपको इंक्लूड करना ही है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चा बहुत इजीली सीखे। तो क्वेश्चन बनता है ना यहाँ से कि आपको क्या करना है, बच्चों के अनुभवों को और बच्चों के जो दैनिक जीवन है उससे रिलेट करके आपको बच्चों को पढ़ाना है। मनस्वी कुछ कह रही है? नहीं मैम, ओके, ठीक है।
पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं से जुड़े विद्यार्थी ऐसे ज्ञान के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं जो भारतीय पर्यावरण का एक पारदर्शी, सार्वजनिक आंकड़ा आधार तैयार करने में सहायक हो। अब वो ये कह रहा है कि पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं से जुड़े विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें हम ईवीएस पढ़ाते हैं, ठीक है, जुड़े विद्यार्थी ऐसे ज्ञान के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं जो भारतीय पर्यावरण का एक पारदर्शी, सार्वजनिक आंकड़ा आधार तैयार करने में सहायक हो। मतलब बच्चे को आपको ईवीएस की एजुकेशन देनी है, नॉलेज देनी है, इससे क्या हो, वो आगे चलकर जो भारत का पर्यावरण है उसमें अपना पारदर्शी, सार्वजनिक आंकड़ा आधार तैयार करने में सहायता प्रदान, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर इसने ये बोल दिया कि ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना है जो पर्यावरण एनवायरनमेंट के प्रति सचेत हो और संवेदनशील हो। शॉर्ट में समझो, सचेत हो और संवेदनशील हो। इसलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहां कई बार बच्चों से ही सफाई करवाई जाती है। स्कूल में ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहां पर बच्चों से पौधे उगवाए जाते हैं या पेड़ पौधों की कटिंग्स कराई जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पर्यावरण के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना है, जिससे आगे चल के वो समाज में या भारत के पर्यावरण में एक आधार तैयार करने में सहायक, एक बेस तैयार करने में सहायक। स्कूल के वर्ष, जितने टाइम बच्चा स्कूल में रहता है, स्कूल के वर्ष बच्चों की तीव्र वृद्धि का दौर होता है। आप सभी को पता है स्कूल बच्चा कितने साल से आना शुरू करता है? 5 साल से एक एवरेज लगाया जाए, वैसे पहले से भी आना शुरू कर देता है, बट 5 साल से। और स्कूल में रहता कितने टाइम तक है? 17 साल तक, 17-18 साल तक रहता है, अगर मैं 12th तक की बात करूँ। ठीक है, तो स्कूल के जितने भी वर्ष होते हैं वो बच्चों की तीव्र वृद्धि का दौर होता है। उसमें जो बच्चे का वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो बहुत तेजी से होती है ना, बहुत तेजी से होती है। तो क्षमताओं, अभिरुचियों और दृष्टिकोण में काफी बदलाव आते हैं। उनकी कैपेसिटीज में भी बहुत चेंजेस आते हैं, उनके एप्टीट्यूड में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनके पर्सपेक्टिव, उनके दृष्टिकोण में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं ना। छोटा बच्चा किसी और तरीके से सोचता है, उसकी कैपेसिटी कुछ और होती है, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है फिर उसकी कैपेसिटीज भी बढ़ती जाती है, उसकी सोच भी अलग होती चली जाती है, उसका दृष्टिकोण भी अलग होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है, दूसरी बात बहुत सारी नई नई चीजें जान रहा है ना। क्योंकि बच्चा अभी पैदा हुए उसे 5 साल हुए हैं, 5 साल के बाद वो स्कूल में आ गया है, तो अभी उसने जाना ही क्या है, अभी उसने कुछ देखा ही क्या है। धीरे 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 जैसे भी हम कुछ कुछ भी चीज हम जानते हैं, या जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्कूल टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमारी कैपेसिटी में भी परिवर्तन आता है, वो भी बढ़ती है, हमारा एप्टीट्यूड भी चेंज होता है, हमारा दृष्टिकोण, चीजों को देखने का नजरिया भी चेंज होता है ना। काफी बदलाव आते हैं। इसलिए विषय वस्तु के चुनाव एवं व्यवस्था को तथा ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं को उनके हिसाब से अनुकूलित करना चाहिए। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं या जो भी प्रोसेस है वो कैसे चलने चाहिए, उनकी आयु के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार और उनकी आवश्यकता के अनुसार। बस यही बात ये कहना चाहता है कि बच्चे को आप जो भी ज्ञान दें वो उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, नीड्स, और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। छोटे बच्चों का इंटरेस्ट किस में होता है? गाड़ियों में। बड़े बच्चों का इंटरेस्ट किस में होता है? क्या कहते हैं आपका, होम साइंस की तरफ लड़कियों को भेज दिया जाता है, क्यों? म्यूजिक की तरफ लड़कियों को भेज दिया जाता है, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एज ग्रुप का अपना इंटरेस्ट होता है। छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, ठीक है, बड़े बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते। तो आपने देखा है ना कि हर लेवल पे इंटरेस्ट बदलता जाता है। तो इसलिए क्षमताओं, अभिरुचियों और दृष्टिकोण में काफी बदलाव आता है। तो विषय वस्तु का चुनाव, जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो, प्लस जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वो, सब उनकी क्षमताओं, अभिरुचि और दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या बोलो आयु, स्तर, आवश्यकता और रुचि के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मैं आज यहीं तक पढ़ाऊंगी। भाषा का मैं स्टार्ट कर दूं आधा, फिर कोई फायदा नहीं है।
ठीक है, तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए। समझ में आया है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं इसलिए पहले इसलिए बढ़ा रही हूँ कि एटलीस्ट आप सिर्फ सीडी के ही नहीं, बाकी के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए, इसलिए मैंने इसे पहले पढ़ाया। फिर से सब बता दूं, इसी पेज का बता दूं ना, पिछले का तो मैं बता चुकी हूँ। हाँ, इसी पेज का बता देती हूँ शॉर्ट में, है ना। भाई, बच्चों को कंटेंट पढ़ाने के साथ साथ हमें बच्चों में कौन कौन सी क्षमताएं, कौन कौन से गुण विकसित करने चाहिए कि बच्चा ऑब्जर्व कर सके, अवलोकन कर सके, अन्वेषण कर सके, खोज कर सके, विश्लेषण कर सके, चीजों को एनालाइज कर सके। ठीक है, इसके अलावा विमर्श कर सके, किसी भी चीज पर सोच और विचार कर सके। पढ़ाने के साथ साथ हमें बच्चे में ये भी डेवलप करना है। इसके अलावा बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ पर बच्चे का दृष्टिकोण विकसित करना है कि हाँ, हम इस त्योहार को क्यों मनाते हैं, हाँ, इस पर्टिकुलर जो घटना घटी है इसके पीछे क्या रीजन है। भाई, त्योहार भी तो बनाते हैं, प्लस जिससे कि वो अलग अलग समाज और संस्कृति से अवेयर हो सके, जान सके। मैम, ये एनसीएफ के रूल्स सब्जेक्ट पेडागोजी में कैसे बिल्कुल लगेंगे मनस्वी? क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, पता चल जाएगा। ये लोकतांत्रिक व्यवहार, ये मूल्य, ये सब तुम्हारे एसएसटी में आता है। ठीक है, ये आपके तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब मैथ्स में आता है। क्वेश्चन करके देखो, पता चलेगा। और इसके बाद जब मैं ये करवाऊंगी तब और ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, स्थानीय ज्ञान, बच्चों को जो भी आपको ज्ञान देना है उसमें आप बच्चे को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ आप उनके एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण के प्रति बच्चे के अंदर संवेदनशीलता विकसित करेंगे। इसके अलावा सचेत समझ, जिससे कि वो पर्यावरण की रक्षा करे या अपनी भागीदारी उसमें निभाए। और इसके अलावा जो भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे वो उनकी क्षमताओं, अभिरुचियों, दृष्टिकोण, यानी कि आयु, आवश्यकता और रुचि के अनुसार पढ़ाएं। इस पेज का मतलब यही है। बट इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, इसलिए कई बार चीजें लगती कुछ और है, बट एक्चुअल में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आज क्वेश्चन लगाने की कोशिश करके देखना। प्रीवियस ईयर, हालांकि मुझे पता है तुमने एक क्वेश्चन रट दिया होगा प्रीवियस ईयर का, ये भी मुझे पता है, आंसर भी रट गया होगा इस वाले 118 नंबर का। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चंस करके देखना, और पुराने वो पेपर्स करके देखना जो नहीं करके देखने, हेल्प मिलेगी। यही सारी चीजों की बात करते हैं, ये पेडागोजी है। तो सभी बच्चों को क्लियर है? ये कुछ बच्चे ही रिस्पॉन्स करते हैं क्लास में, बाकी सब क्या साइलेंटली पढ़ते हो तुम लोग? क्या हुआ, कोई डाउट? एक बार कंफर्म करो। नो डाउट। चलो ठीक है, पीडीएफ मैं पूरी भेज दूंगी आज, लेकिन पढ़ाऊंगी बाकी का बाद में। ठीक है, तब तक खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करना। ओके, चलिए फिर आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे अब, है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।